स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बार और हम आ गए हैं आपके सामने हमारा आखिरी सेशन लेकर फॉर AS28 दैट इज इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। और यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो देखो, हमने पहले लेक्चर में पढ़े इंडिकेशन, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। फिर हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया कि सर इम्पेयरमेंट लॉस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे और उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। थर्ड सेशन में हमने डिस्कस किया कि सर CGU क्या होते हैं। फोर्थ सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि गुडविल के केस में हम कैसे उसका इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करेंगे। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी सेगमेंट पर, एंड दैट इज सेगमेंट नंबर 5, कॉर्पोरेट एसेट्स एंड गुडविल। अब सर गुडविल तो हमने डिस्कस कर लिया, आप बताइए कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब क्या होता है। तो एक काम करते हैं ना यार, पढ़ते हैं कॉर्पोरेट एसेट्स का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर 3 CGU हैं विद्योदय में। एक स्टूडियो के थ्रू लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेचना बोल सकते हैं, वैसे तो बहुत गलत शब्द है। दूसरा है फेस टू फेस प्रोवाइड करना विदाउट गुरुकुल, और तीसरा है गुरुकुल के थ्रू फेस टू फेस बच्चों को पढ़ाना। इन तीनों चीजों में मेरे पास बच्चे आते कहां से? तो उसके लिए मेरे पास सर एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट, एक काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, एक फ्रंट ऑफिस है, एक पूरा मैनेजमेंट है जो बैठता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, प्लानिंग करता है, एग्जीक्यूशन देखता है, टाई-अप्स देखता है, बहुत सारी चीजें करता है। क्या ये जितने मैंने अभी नाम बोले, टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट, काउंसलर सेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, डायरेक्टर्स रूम, डायरेक्टर्स के बैठने की जगह, ये सब क्या है? ये क्या खुद पढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? ये सब लीड जनरेट कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, फंड अरेंज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी इसके बारे में सोच रहे हैं, अकाउंटिंग का काम हो रहा है। और इन सब जगह पर बहुत सारी एसेट्स उपयोग में आ रही है। इन एसेट्स को, जिनको मैं किसी रिस्पेक्टिव CGU के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकता, उनको मैं बोल देता हूं कि दे आर माई कॉर्पोरेट एसेट, एंड दिस कॉर्पोरेट एसेट्स आर सपोर्टिंग ऑल द CGUs to generate cash flow to the organization, but they are not individually capable to generate cash flow. इनको मैं बेचकर पैसा निकाल सकता हूं, लेकिन इनका उपयोग करके कितना रिकवरेबल अमाउंट आएगा वो मैं नहीं निकाल सकता। सेलिंग प्राइस तो हो सकती है, मेरे ऑफिस में AC लगे हुए हैं, सेलिंग प्राइस है। टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट में जो सिस्टम काम कर रहा है उसको मैं बेच सकता हूं, हाँ बिल्कुल बेच सकता हूं। जो फर्नीचर फिक्चर्स में यूज कर रहा हूं अपने काउंसलिंग में, फ्रंट ऑफिस में, हाँ मैं यूज कर उसको बेच सकता हूं, लेकिन उसको यूज करके मैं क्या पैसा रिकवर कर सकता हूं वो नहीं निकाल सकता। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉर्पोरेट एसेट। क्या बोलता है AS, पढ़ते हैं ना, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स आर दैट दे डू नॉट जनरेट कैश इनफ्लो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स, एंड देयर कैरिंग अमाउंट कैन नॉट बी fully attributed to CGU under review। मैंने बोला 3 CGU थे, स्टूडियो, फेस टू फेस, गुरुकुल, ये कॉर्पोरेट एसेट्स। क्या इनका अमाउंट इन तीनों पे बढ़ सकता है? शायद कुछ हद तक बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है कि मेजर पोर्शन ना बढ़ पाए। एग्जाम्पल्स क्या है? बिल्डिंग ऑफ हेडक्वार्टर्स और डिवीजन ऑफ द एंटरप्राइजेस, EDP इक्विपमेंट्स और रिसर्च सेंटर्स। In testing a CGU for impairment, an enterprise should identify all the corporate assets that are related to CGU under review। सर पहला प्यार तो हमेशा यही है कि हम कोशिश करें कि हमारा गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स भी रिस्पेक्टिव CGU के साथ एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो सके। हमारा तो पहला प्यार रिस्पेक्टिव एसेट होती है। अगर वो असेट्स का हम रिकवरेबल अमाउंट नहीं निकाल पा रहे तो थोड़ा सा हमने अपने लेवल को बढ़ा लिया और CGU निकाल लिया। अब CGU के बाद गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स भी आ गई, तो हमारी कोशिश तो यही होना चाहिए कि हम कॉर्पोरेट एसेट्स और गुडविल को भी CGU पर बांट सकें। लेकिन अगर नहीं बांट पा रहे हैं तो क्या? इन टेस्टिंग अ कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर इम्पेयरमेंट, एन एंटरप्राइज शुड आइडेंटिफाई ऑल द कॉर्पोरेट एसेट्स that relate to CGU under review for each identified corporate assets. If the carrying amount of the corporate assets can be allocated
ऑन अ रीजनेबल और कंसिस्टेंट बेसिस, ये शब्द आपने गुडविल में भी यूज किया था, टू द CGU अंडर रिव्यू, देन फॉलो बॉटम अप टेस्ट ओनली। तो फिर आप बॉटम अप टेस्ट लगा दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कर रहे थे गुडविल के लिए, ऐसे ही आप यहां पे भी लगा दो। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट असेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस to the CGU under review, then apply both bottom up and top down test। कैसे करेंगे सर, अब आप बताइए। तो सर इसके लिए the impairment loss should be allocated to reduce the carrying amount of the assets of the unit in the following order। यही ऑर्डर होगा। सबसे पहले क्या करें, तो सर पहले गुडविल को एलोकेट करें इम्पेयरमेंट लॉस। जब गुडविल का पूरा अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर सीजीयू की जो पीपी है और जो सीजीयू पर कॉर्पोरेट असेट का एलोकेशन हुआ है उनकी जो कैरिंग अमाउंट है उस अमाउंट के रेशो में आपको इम्पेयरमेंट लॉस बांटना है। सर समझाओ ना, CGU 1 है, इसमें 3 एसेट्स हैं ABC, चौथी एसेट्स थी कॉर्पोरेट एसेट्स का अलोकेटेड अमाउंट और 5वां था आपका गुडविल। तो सर अगर मान लो इन सब का टोटल इम्पेयरमेंट लॉस 100 है और गुडविल हमारे पास 50 है, तो पहले तो पूरी गुडविल राइट ऑफ कर दो। अब जो बचा वो 50 है, उस 50 को इन चारों के बीच बांटा जाएगा। और क्या में बांटा जाएगा, इन द रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट। सर अगर, चलिए पहले आगे पढ़ लेते हैं, देन टू अदर असेट्स ऑफ द यूनिट ऑन प्रो रेटा basis based on the carrying amount of each asset in the CGU. This reduction in carrying amount should be treated as impairment loss on individual assets. अब सर आगे क्या बोला गया, the carrying amount of an asset should not be reduced below the highest of its net selling price, its value in use और जीरो। नहीं समझ में आया? एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस 100 है, रिकवरेबल अमाउंट 80 है, तो आप 100 ले लोगे, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस 80 है और रिकवरेबल अमाउंट 100 है तो 100 ले लोगे। अगर सेलिंग प्राइस 0 है, वैल्यू इन यूज मान लो -30 आ रहा है, तो फिर आप कुछ भी कर लो, रिकवरेबल अमाउंट कैन नेवर बी बिलो देन 0। आप असेट को गिरा के 0 तक ले आएंगे, इंपेयरमेंट लॉस वही होगा, क्योंकि 0 से नीचे जाने पर क्या हिसाब बन रहा है, वो कैसा होगा, क्योंकि असेट्स का कमिटमेंट था, खरीद ली, यूजफुल लाइफ के बाद उस पर 20 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा उसको रिमूव करने के लिए, डिसमेल्टिंग के लिए, रेस्टोरेशन के लिए, जिसके लिए आपने ऑलरेडी प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। तो आप कुछ भी कर लो, इंपेयरमेंट लॉस 0 से, मतलब इंपेयरमेंट लॉस लगा के आप असेट्स को 0 तक ही ला सकते हो, इससे नीचे तो ला ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस that would otherwise have been allocated to the assets should be allocated to other assets on pro rata basis। चलो सर, अब आप हमें कोई एक आध क्वेश्चन बताओ करके, तब हम मानेंगे, अदरवाइज तो मजा नहीं आएगा सर। ठीक है सर, तो कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। अच्छा चलो एग्जाम्पल बनाते हैं। सर following assets belongs to 3 CGUs, asset A, B, C, D। थोड़ा ढंग से लिख दो, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगे लिखने में, A, B, C, D, E और F। गुडविल 1 और गुडविल 2, कॉर्पोरेट असेट्स 1 और कॉर्पोरेट असेट्स 2। कैरिंग अमाउंट 500, 300, 800, 1000, 900 और 200। CGU 1 2 3 2 3 1।
गुडविल 1 500 allocated to CGU in 2:3:5. गुडविल 2 300 नॉन एलोकेबल. कॉर्पोरेट एसेट्स 1 1000 allocable to CGU in the ratio of 2:2:1. Corporate assets number 2 1700 allocable के बजाय अब ये है नॉन एलोकेबल टू CGU. अब बताइए मालिक, यहां पर दो तरह की गुडविल है और दो तरह की कॉर्पोरेट एसेट्स है. एक वो है जो एलोकेबल है, तो उन पर तो लग जाएगा बॉटम अप टेस्ट सिर्फ, और दूसरी है नॉन एलोकेबल, तो उन पे लगेगा बॉटम अप प्लस टॉप डाउन टेस्ट. अब यहां पर सरकार रिकवरेबल अमाउंट ऑफ CGU 1 अभी मैं नहीं लिख सकता, जगह छोड़ देता हूं. CGU 2 और CGU 3 और रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अभी अमाउंट नहीं लिख सकता सर मैं, प्लीज माफ करिएगा, आप भी जगह छोड़ दीजिए. कैलकुलेट impairment loss and revised carrying amount of assets. चलिए सर, अब बताइए कैसे करेंगे. आप कृपया करके बिल्कुल लिखिएगा मत साथ में, एक बार आराम से शांतिपूर्वक पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि सुन लोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, क्या लिखें? In this case, goodwill 2 and corporate asset 2 is not allocable on reasonable and consistent basis. ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है. Not allocable on reasonable and consistent basis. Therefore, we will apply bottom up and top down test to calculate impairment loss on goodwill and corporate assets. In respect of goodwill 1 and corporate asset 2, corporate assets 1, since they are allocable to CGUs, therefore we will apply only bottom up test on them. चलिए सर, अब क्या करें? पहले बॉटम अप टेस्ट लगा लेते हैं. चलो सर,
CGU1, CGU2, CGU3. Assets, carrying amount, A, B. अच्छे से लिखो सर, क्या करूं, लिखते नहीं बनता। A, B, C, D, E, F, इतनी है। हाँ सर, 5, 3, 8, 500, 300, 800, DF 1000, 900 और 200, 1000, 900 और 200, 2, 3, 1, 1000, 900 और 200। चलो बताओ सर, इन सभी का इंडिविजुअली कैरिंग अमाउंट बिफोर गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स कितना है? 700, 1300 और 1700। कॉर्पोरेट एसेट्स जिसको हम बांट सकते थे 2 to 1, 1000 है सर। तो सर 400, 400 और 200। गुडविल 1 सर, ये भी बढ़ सकती थी। 235, 500, 500 का 20%, 100, 150 और 250। सर ये हो गया आपका टोटल कैरिंग अमाउंट, 7, 4, 11 और 12, 13, 4, 17, 18.5, 17, 2, 19, 2, 2150। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना स्टार्ट करता हूँ। सर आपकी जो CGU1 है उसका रिकवरेबल अमाउंट हाँ जी 1000। CGU2 का रिकवरेबल अमाउंट नहीं, हाँ चलो ठीक है, 1600 है। और CGU3 का रिकवरेबल अमाउंट 2250 है। बताओ सर, अब यहां पर हम रिकवरेबल अमाउंट लिखते हैं या चलो 1000 के बजाय इसको और कम कर लेते हैं। मुझे एक्चुअली दोनों चीज सिखानी है एक ही बार में, तो थोड़ा सा अमाउंट ठीक करना पड़ेगा। चलो यार, 1000 ही रहने दो, नहीं करते हैं कुछ। तो रिकवरेबल अमाउंट 1000, 1600 और 2250। चलो एक काम करते हैं, 2250 के बजाय 2000 कर देते हैं, 2000 करते हैं। ओके, तो बताओ क्या इम्पेयरमेंट लॉस है?
तो सर इम्पेयरमेंट लॉस तो तीनों में है, यहाँ पे 200 का है, यहाँ पे 250 का है और यहाँ पे 150 का है। चलो सर, रूल क्या कहता है अब बताइए। बॉटम अप टेस्ट में रूल कहता है कि अगर हमारे सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट कम है और सीजीयू इंक्लूडिंग गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट्स का अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट, तो जो इंपेयरमेंट लॉस होगा उस इंपेयरमेंट लॉस को सबसे पहले गुडविल से राइट ऑफ किया जाएगा। तो जरा बताइए, सीजीयू 1 पर गुडविल का अमाउंट था कितना? सर सिर्फ 100 था। तो आप पूरी गुडविल राइट ऑफ कर लीजिए। सर यहां पर भी गुडविल 150 थी, ओके, तो यहां पे भी पूरी गुडविल राइट ऑफ कर लीजिए। और यहां पर गुडविल 250 थी, लेकिन आपको सिर्फ 150 की जरूरत है, तो आप 150 राइट ऑफ कर दीजिए। अब बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस कितना है? सर यहां पर अभी भी 100 बचा है, यहां पर भी 100 बचा है और यहां पे 0। तो सर अब इस क्वेश्चन के हिसाब से जो बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस है उसको प्रो रेटा बेसिस पर हम पीपी एंड कॉर्पोरेट एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहां पर तो सर नॉट एप्लीकेबल है। अब आप बताइए, सर हमारी पीपी का रेशो है 5:2 यानी 7 और कॉर्पोरेट एसेट्स का रेशो है 4, तो 5:4 के रेशो में 5:2:4 के रेशो में बांटेंगे, 5:2:4 और यहां पर 3:10:4 और यहां पे नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए सर बताइए, सर ये 5:2:4 क्लियर है आपको? हाँ सर, मोटे मोटे तौर पे क्लियर है। सर सीजीयू 1 में एसेट ए थी जिसकी कैरिंग अमाउंट 500 थी, एफ जिसकी कैरिंग अमाउंट 200 थी, तो 700 तो ये हो गया। 400 कॉर्पोरेट एसेट्स का हिस्सा आया था सीजीयू 1 पर। ये गुडविल आप पूरी राइट ऑफ कर चुके हैं। उसके बाद जो बचा हुआ 100 का लॉस है, जो कि कॉर्पोरेट एसेट्स भी टेंजिबल एसेट्स ही है, तो इसको और इनको इनके कैरिंग अमाउंट के रेशो में बांटा जाएगा इसको। तो सर 5 और 2 7 4 11, 2 डेसिमल लेंगे सर। तो सर इम्पेयरमेंट लॉस ऑन एसेट्स ए 45,000.45454545 बार। कैसे आए बताऊं क्या? तो सर 100 इंटू 5/11, अब 100 इंटू 2/11, तो ये आ गया 9.090909 और इसका डबल कर दूं 18.181818। तो सर ये हो गया आपका फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस अमंग एसेट्स ए, एसेट एफ एंड कॉर्पोरेट एसेट्स। टोटल अमाउंट जोड़िए, पांच और 2 7 4 11, 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 11। सर गड़बड़ हो जाती ना, बच गए अपन।
18.888 और ये आएगा 36.36666 बार। अब आप जोड़ो 36 के बाद और यस, अब परफेक्ट है सर। व्हाट अबाउट यहां पे कौन कौन सी एसेट्स थी? बी और डी, बी डी और कॉर्पोरेट एसेट्स। तो 3 10 13 4 17, 300 1000 और 400। तो पीछे के 3 जीरो 3 सॉरी 2 जीरो 3 10 और 4। लॉस कितना है? यहां पर भी 100 है सर। तो 100 डिवाइड बाय 17 इंटू 3, 17.65, 10 58.82 और 4 23.53। सर यहां पर एसेट सी और ई और कॉर्पोरेट एसेट्स तीनों पे कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा, सिर्फ यहां पे गुडविल इंपेयर हुई। तो सर गुडविल तो सब में इंपेयर हुई, हाँ तो वो भी लिखी दो। चलो बताओ गुडविल कितनी कितनी इंपेयर हुई? सर पूरी। यहाँ पे गुडविल 100 थी, पूरी इम्पेयर्ड। यहाँ पे गुडविल 150 थी, पूरी इम्पेयर्ड। और यहाँ पे गुडविल का 150 इम्पेयर हुआ। यस सर, यहाँ पे गुडविल का 150 इम्पेयर हुआ। ये हो गया आपका पहला सेगमेंट ऑफ बॉटम अप टेस्ट। तो सर जरा बॉटम अप टेस्ट के बाद जरा बताएंगे रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। आफ्टर बॉटम अप CGU1, CGU2, CGU3, एसेट A, B, C, D, E, F, गुडविल 1 और कॉर्पोरेट एसेट्स 1। आराम से सर 500 की एसेट बन थी, 500 पे लगा 45.454545। तो ये बचा है 454.55। एसेट बी तुम्हारी वैल्यू थी 300, तुम पर इंपेयरमेंट लॉस लगा 17.65। तो ये बची है 282.35। एसेट सी तुम्हारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। एसेट डी 1000 पर 58.82 लग गया। $941.18। फिर ई पे कुछ नहीं लगा सर। फिर एफ, सर एफ के 200 थे, 200 माइनस 18 पॉइंट, तो सर 181.82। गुडविल अब नहीं रही सर, गुडविल अब नहीं रही सर। और गुडविल यहां पे बची है 100। क्यों सर 100 क्यों बची? ध्यान से देखो, गुडविल थी यहां पे 250 और गुडविल में से राइट ऑफ हुए हैं सिर्फ 150, तो ये 100 बची।
कॉर्पोरेट एसेट वन, तो सर कॉर्पोरेट एसेट वन की वैल्यू थी 400, उसके हिस्से में आया 36.36, तो यहां पे बचे हैं 363.64। यहां पर भी कॉर्पोरेट एसेट्स 400 थी और कॉर्पोरेट एसेट्स पर यहां पर 23.53 बटे, तो सर ये आ रहा है 376.47। और आखिर में जब गुडविल ही पूरी राइट ऑफ नहीं हुई तो कॉर्पोरेट एसेट्स तो कुछ भी राइट ऑफ नहीं हुई होगी, तो कॉर्पोरेट एसेट्स के पूरे 200 आ जाएंगे। तो ये आ गया सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट आफ्टर बॉटम अप टेस्ट, 376.47 प्लस 941.18 प्लस 282.35। सर याद करिए, ये हमेशा 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 ये आएगा, यही तो आएगा भाई। आप यहाँ पे थे, ये राइट ऑफ कर दिया तो ये तो बचेगा, आप यहाँ पे थे, ये राइट ऑफ कर दिया, ये बचेगा। अब ये जो राइट ऑफ करा उसमें से 100 गुडविल से राइट ऑफ कर दिए और बाकी 100 इन दोनों में राइट ऑफ करें। ओके, तो ये 1600 आ गया, परफेक्ट। 800, 900, 1700, 1800 और 200, 2000। और यहाँ पर 454.55, 181.82, 363.64। चलो 63 कर देता हूं। तो टोटल रिवाइज कैरिंग अमाउंट CGU1, CGU2 प्लस CGU3 1000, 1600, 2000, 2 3 4, 4600। अब हम लगाने जा रहे हैं टॉप डाउन टेस्ट, और टॉप डाउन टेस्ट में क्या होगा, यहां पे ऐड करें अनएलोकेटेड गुडविल और अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट एसेट्स। सर बताइए, आपके क्वेश्चन में अनएलोकेटेड गुडविल 2 कितनी थी, 300 और 1700। तो ये आ गया सर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या था, CGU1, 2, 3, अलोकेबल गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स, नॉन अलोकेबल गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स, हमने सबको समेट लिया। पहले बॉटम अप टेस्ट लगाया उन पर जो पहले ही इंपेयर हो सकते थे और कहीं पर बांटे जाने योग्य नहीं थे, अब उनको फाइनली जो रिफाइंड कैरिंग अमाउंट आया तीनों CGU का उसमें ऐड किया, तो ये हो गया सर 6600। अब क्या करेंगे सर, तो सर अब आखिरी हथौड़ा। बताइए सर, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रिकवरेबल अमाउंट कितना है। तो ऑप्शन ए 6400, केस 2 6000, केस सी 4500, 6400, 6000 और 4500। पहले एक बात अच्छे से गांठ बांध लो, एकदम अच्छे से गांठ बांध लो,
क्योंकि हम CGU 1, 2, 3 की इंडिविजुअल एसेट्स, गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स को जितना इंपेयर कर सकते थे कर चुके हैं, अब वो फिर से इंपेयर नहीं होंगे। यानी अब इंपेयर अगर होगा कुछ भी, अगर कुछ भी होगा तो वो सिर्फ अनअलोकेबल गुडविल और अनअलोकेबल कॉर्पोरेट एसेट ही होंगी। बाकी इंडिविजुअल CGU के अंदर अब जो गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट्स है वो इंपेयर नहीं होंगी, और CGU 1, 2, 3 की जो इंडिविजुअल PP है वो भी इंपेयर नहीं होंगी, क्योंकि उनमें जितना होना था वो सब हो चुका है। यानी अभी जितने नाटक नौटंकी हम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अनएलोकेटेड गुडविल और अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट एसेट्स के लिए कर रहे हैं। सर एक बात और सुनिए, यहीं पे अपन बोल देते हैं सर, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच के बाद हमारे तीनों CGU का जो कैरिंग अमाउंट है वही उसका रिकवरेबल अमाउंट हो चुका है, क्योंकि हम कैरिंग अमाउंट को गिरा के रिकवरेबल अमाउंट के बराबर ला चुके हैं। तो अगर तीनों CGU के इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट या कैरिंग अमाउंट का टोटल 4,600 है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रिकवरेबल अमाउंट 4,600 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो आप इसको तो यहीं पे सिरे से नकार दो कि सर ये इम्प्रैक्टिकल है, अलाउड ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यानी ये सिर्फ आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, घुमाने के लिए दिया है, आप ये कभी भी कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब जो भी वैल्यू होगी वो 4,600 से ऊपर होना चाहिए और 6,600 के बराबर, उसके ऊपर या उससे कम होना चाहिए। अगर आज हम बोलते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट तो सर आपका 7,500 है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वर्थ उसके ओवरऑल कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, तो इंडिविजुअल CGU पे तो लग चुका है, लग जान दो। हम बोलेंगे इनकी वैल्यू में कोई गिरावट नहीं हुई है, क्योंकि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का रिकवरेबल अमाउंट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। लेकिन अब केस 1, केस 2, कैरिंग अमाउंट 6,600, 6,600, रिकवरेबल अमाउंट 6,400 और 6,000। तो अब बताओ कितना इंपेयरमेंट लॉस हुआ। सर यहां पर इंपेयरमेंट लॉस हुआ है 200 और यहां पर 600। बोलो लॉजिकली क्या करना चाहिए, जो भी इंपेयरमेंट लॉस होगा बस वो इनमें होगा और किसी में इंपेयरमेंट लॉस हो नहीं सकता। नाउ ओनली जो इंपेयरमेंट लॉस होगा वो सिर्फ इन दो में होगा। अब इन दोनों में आप पहले किस पे लगाओगे, लॉजिक लगा लो। सर इन दोनों में हमेशा पहले अनअलोकेबल गुडविल ही अमोर्टाइज होगी। तो सर गुडविल अमोर्टाइज 200 और यहां पे 300। अब बैलेंस क्या बचा, यहां पे 0 और यहां पे 300। तो सर अब आप कॉर्पोरेट एसेट 2 को इंपेयर कर दो 300 से, तो ये आ गया 0। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट CGU 1, CGU 2, CGU 3, गुडविल 2 और कॉर्पोरेट एसेट्स 2। CGU 1, 2, 3 तो आप एसेट उठा लो, 1,000, 1,600, 2,000। केस 1, केस 2, 1,000, 1,600 और 2,000। इनको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे केस नंबर 1 में गुडविल थी 300 और हमें यूज करना पड़ी सिर्फ 200, तो यहां पे गुडविल स्टिल 100 बची है और यहां गुडविल आपने पूरी यूज कर ली। फिर इसके बाद कॉर्पोरेट एसेट्स 2, कॉर्पोरेट एसेट्स 2 के भी आपने कितने यूज करे हैं, नहीं कुछ भी यूज नहीं करे, सो सॉरी।
तो कॉर्पोरेट असेट्स तुम थे कितने के, 1700 के, तो यहाँ पे 1700 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने 300 यूज करे, तो नाउ द रिवाइज रिकवरेबल अमाउंट 6400, 6000 रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इतना बड़ा आंसर आप कैसे दोगे, लॉजिकली सोचो। क्या ये क्वेश्चन सीए इंटरमीडिएट लेवल पर एग्जाम में आने लायक लग रहा है? तो आंसर है एब्सोल्युटली नो। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो कितने का आएगा? सर इसके लिए तो कम से कम 12-14 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन सर मॉक टेस्ट देखकर हम ये पता लगा चुके हैं कि किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के एक सिंगल क्वेश्चन के लिए 5 नंबर से ज्यादा कभी अलॉट होंगे ही नहीं। अगर मैक्सिमम हुए तो 8 होंगे एमसीक्यू बना के, कि एक क्वेश्चन बनाया 2-2 नंबर के 4 एमसीक्यू बना दिए। तो भी सर ये क्वेश्चन तो 4 एमसीक्यू में भी समाने वाला नहीं है। हाँ, या तो फिर वो इसको थोड़ा सा मिनिएचर बना दे, छोटू सा बना दे, कि 2 सीजीयू कर दें, असेट्स भी 3 कर दें, कॉर्पोरेट असेट्स और गुडविल जो थी वो अलोकेबल होती नहीं, सीधे सिर्फ नॉन अलोकेबल होती तो चलेगा। तो फिर शायद वो 5 या 8 के अंदर समा जाए। इस लेवल का अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, और आ गया तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे करने गए तो आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार मेरे पार्ट पर हमने पूरा की पूरा 100% डिस्कस कर लिया है AS 28 का। अब मैं आपके सामने आऊंगा और एक बार और डिस्कशन लेकर आऊंगा, और वो डिस्कशन होगा आपका AS 15 का। अच्छा, यहाँ पर मेरे पार्ट पर कुछ छूट गया है, आप ऐसा मान लें। अब वो क्या छूट गया है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो आपको एक बार डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो देखना पड़ेगी, क्योंकि वहां से सिर्फ थियोरेटिकल एमसीक्यू आ पाएगा और कुछ नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है। एक बार हम कोशिश करते हैं एमसीक्यू भी निपटा लेते हैं जो मॉड्यूल में है ना। तो चलो देखते हैं एमसीक्यू। हाँ जी, तो इफ देयर इज इंडिकेशन दैट एन एसेट में बी impaired, यानी एक्सटर्नल या इंटरनल इंडिकेशन आ गए, बट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, तो फिर काहे का इंपेयरमेंट लॉस? फिर तो कोई इंपेयरमेंट लॉस होगी नहीं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड द कंपनी कैन कंटिन्यू द एसेट इन द बुक्स एट द बुक वैल्यू इटसेल्फ। The entity should review the remaining useful life, scrap value, and method of depreciation and amortization for the purpose of AS 10 और AS 26 भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये अपन ने पढ़ा नहीं था, लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ोगे अभी तो वहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा आपको। इसका करेक्ट आंसर यही है कि इम्पेयरमेंट लॉस तो बुक मत करो, लेकिन आपको एक बार रिव्यू तो कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडिकेशन आया है तो सर धुआं अगर दिख रहा है तो कहीं तो आग लगी है, तो एक बार चेक तो कर लो। सर इन केस गुडविल अपीयर इन बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। गुडविल है तो फिर 2 शब्द आएंगे, अलोकेबल है नॉन अलोकेबल है। अलोकेबल है तो बॉटम अप लगा दो, नॉन अलोकेबल है तो बॉटम अप एंड टॉप डाउन दोनों लगेगा। अप्लाई बॉटम अप टेस्ट इफ गुडविल, ओ माय गॉड, ये तो कैन नॉट लिखा है, जबकि कैन आना चाहिए था, गलत है जी। अप्लाई टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सीजीयू, सर सिर्फ टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन, गलत है जी। अप्लाई बोथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सीजीयू अंडर रिव्यू, सही लग रहा है सर। अप्लाई आइदर, सर आइदर नहीं है, एंड है, तो आंसर इज सी। सर इन केस ऑफ कॉर्पोरेट असेट्स, अरे यार सेम रूल होना चाहिए। एमसीक्यू देखते हैं। अप्लाई बॉटम अप टेस्ट इफ कॉर्पोरेट असेट्स, अरे यार कैन नॉट लिखा है। अप्लाई टॉप डाउन टेस्ट इफ कॉर्पोरेट असेट्स कैन नॉट बी एलोकेटेड, नहीं, अकेला नहीं होता, दोनों होते हैं। अप्लाई बोथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन टेस्ट, सर यही आंसर है। और अप्लाई आइदर, सर सेम क्वेश्चन ही था,
इन केस ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस विच स्टेटमेंट इज ट्रू? गुडविल एक बार जो राइट ऑफ कर दी वो कभी रिवर्स नहीं की जाएगी। ठीक, तो यही लग रहा है सर। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स विदाउट एनी कंडीशन और इफ सर्टेन कंडीशन और कैन बी रिवर्स्ड। सर एक बार देख लो यार, ये एमसीक्यू बनता है। Reversal of an impairment loss for goodwill. This statement does not permit an impairment loss to be reversed for goodwill. Okay, because of change in estimate, for example, a change in the discounting rate or in the amount and timing of future cash flow of the cash generating unit to which goodwill relates. An impairment loss recognized for goodwill should not be reversed in subsequent period unless, ओ भाई साहब, तो मतलब कर सकते हैं अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो। इम्पेयरमेंट लॉस was caused by a specific external event of an exceptional nature that is not expected to recur. यानी जो पूर्व में इम्पेयरमेंट लॉस हुआ था वो किसी एक्सटर्नल इवेंट के कारण हुआ था जो बड़ा रेयरली कभी होता है। यानी अब फिर से उस रीजन से इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा, तो उस रीजन के कारण जो गुडविल गिरी थी और अब वो रीजन के इफेक्ट खत्म हो गए, तो आप गुडविल बढ़ा लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। Subsequent external event that have occurred that reverse the effect of that event. बाद में ऐसी कोई इवेंट हो गया है जिसने उस इवेंट के इफेक्ट को रिवर्स कर दिया है। तो इन दो कंडीशंस में आप गुडविल का इम्पेयरमेंट रिवर्स कर सकते हैं, बाकी किसी और केस में गुडविल का इम्पेयरमेंट रिवर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। और सर अगर सीजीयू में रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट हो रहा है तो अपन ने इंडिविजुअल असेट्स का तो डिस्कस कर ही लिया था। तो सर क्या करोगे? अ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस फॉर अ कैश जनरेटिंग यूनिट शुड बी एलोकेटेड टू इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स ऑफ द यूनिट इन द फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या, तो सर सारी असेट्स अदर देन गुडविल यानी पीपी और अगर कॉर्पोरेट असेट्स एलोकेटेड हुई थी तो, और उस पर अगर आपने इम्पेयरमेंट लॉस लगाया था तो ऑन प्रो राटा बेसिस ऑन द कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच असेट्स इन द यूनिट, उस सीजीयू के अंदर जितनी पीपी और कॉर्पोरेट असेट्स एलोकेटेड उसके कैरिंग अमाउंट के अनुपात में आपको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस करना है। इतना करने के बाद फिर गुडविल पे ले आओ, यानी पहले जितना आपने गिराया था उतना ही वापस से एड बैक होगा। ऐसा नहीं, याद है कुछ पढ़ा था अपन ने अपने सेकंड लेक्चर में। सर वहां पर एक कैलकुलेशन होगी कि अगर ओरिजिनली इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो आज उसका कैरिंग अमाउंट कितना होता। आप मैक्सिमम जो वृद्धि करेंगे वो इतने कैरिंग अमाउंट के बराबर करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर कैरिंग अमाउंट इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लगता तो वैल्यू घटती नहीं, वैल्यू नहीं घटती तो डेप्रिसिएशन भी नहीं घटता, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया था। तो आपको बढ़ा के कहां तक लाना है? उस कैरिंग अमाउंट तक जो अदरवाइज होता अगर पूर्व में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं लगा होता। बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी अब मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वो पूछ नहीं सकते, और अगर इससे ज्यादा वो पूछ रहे हैं तो यार 4 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए इससे ज्यादा थोड़ी मेहनत कर सकते हैं आप। तो दैट इज द मैक्सिमम जो अपने को करना चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर फाइनली इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अलविदा बोलेंगे और अगले वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा AS 15 का वीडियो लेकर। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। आई होप आपको अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ भी नहीं बचा होगा अनटच्ड। अब इस AS से कुछ भी आ जाए आपको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।